Okay, welcome back, and let's continue before it's too late. Uh, so I was talking about ये सारे नोटिसेस जो हैं ये आपको नज़र आएंगे अगर आप अब जब भी आपके पास घर पे अगर संडे का पेपर नहीं भी आता, डजंट मैटर, ऑनलाइन भी ये सारे पेपर्स अवेलेबल हैं, जंग भी है और डॉन भी है, तो यू कैन चेक किसी भी संडे का पेपर उठा के देखें तो आपको ये सारे इस तरह के डॉक्यूमेंट्स नज़र आएंगे। तो अर्नेस्ट मनी का मैंने बताया जैसे कि ये एक तरह से जो सिक्योरिटी होती है कि आप प्रोजेक्ट से भाग नहीं जाएंगे। इसके बाद इसमें ये थोड़ा सा इसके जो कंपैरेटिव एनालिसिस दिया हुआ है, तो मैं पहले इससे पहले मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी चीज़ें कंफर्म कर लूँ, फिर वी विल मूव ऑन टू दैट स्लाइड। अब ये एक सैम्पल प्रपोजल इवैल्यूएशन शीट है। तो ये जो प्रपोजल सबमिट होते हैं उनकी उनकी इवैल्यूएशन कैसे करेंगे। तो ये जो वेटेज है इसमें, ये अगर सपोज करें आपके पास 3 प्रपोजल सबमिट हुए हैं, जो आपने टेंडर डॉक्यूमेंट्स फ्लोट किया था, उसके अगेंस्ट लोगों ने बिड्स सबमिट की, तो सपोज करें जी 3 बिड्स आपके पास आई, तो उसको आप ये देखेंगे कि उस बिड में आप ये जो क्राइटेरिया है ये भी आपकी अपनी सवाबदीद पर है, आपकी इसको जो भी क्राइटेरिया सेट करना चाहें, और उसका जो वेट यहाँ पर दिया हुआ है ये भी आपके अपने हाथ में है, जितना आप उसको वेट देना चाह रहे हैं। क्या टेक्निकल अप्रोच को ज़्यादा देखना चाह रहे हैं या मैनेजमेंट अप्रोच को देखना चाह रहे हैं, प्रीवियस सिमिलर प्रोजेक्ट्स पे उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है उसकी बेसिस पे आप उसको रेट करना चाह रहे हैं, या उसकी प्राइस के ऊपर। तो जो नॉर्मली जो है वो यही 4 क्राइटेरिया होते हैं, तो इसीलिए उसको इसने यहाँ पर ये अच्छा ये जो परसेंटेज है ये फिर आपको जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं उसके हिसाब से ये परसेंटेजेस आप चेंज कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली इट हैज़ टू बी 100%, राइट। तो यहाँ पर फिर आप उसको जो बिड सबमिट हुई है उसको आपने इवेलुएट किया, उसको आपने इसमें उसको रेट करके इसका स्कोर, मतलब इसको फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पर एक स्कोर मिलेगा। इसकी सॉल्व एग्जांपल अगले उसमें आपको नजर आएगी, तो it will make more sense to you. So this is a sample proposal evaluation sheet. Detailed criteria for selecting suppliers. अब यहाँ पर देखें आप इसको, और इसके बाद वाली स्लाइड, ओके। सो यहाँ पर आप देखें कि ये जो आपको यहाँ पर ये जो रेटिंग दी थी वो बेसिकली ये पॉसिबल पॉइंट्स की बात थी सारी, कि ये आपने रेटिंग दी इनको, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल रेटिंग थी कि आप प्रोजेक्ट मैनेजर को एडिशनल जो जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है प्रोजेक्ट मैनेजर का और उसका जो एक्सपीरियंस है उसको आपने सपोज करें 10 पॉइंट्स दिए, तो उसके अगेंस्ट आपने जो सप्लायर 1 है उसको एवेल्युएट किया, तो आपको पता चला जी उसके जो प्रोजेक्ट मैनेजर की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह जो है वो 10 तो एक्यूरेट पूरी नहीं आ रही है, सारी कुछ चीज़ें उसमें कमी बेशी है, तो आपने उसको एक सप्लायर 1 को आपने 8 असाइन किया, सप्लायर 2 को 6 एंड सप्लायर 3 को 9। इसी तरह प्रोजेक्ट मैनेजर इज अ पीएमपी सर्टिफाइड, तो आपने उसके 5 पॉइंट रखे थे अगर, तो इसमें इसके पास जो प्रोजेक्ट मैनेजर था और इसके पास जो प्रोजेक्ट मैनेजर था वो चूंकि पीएमपी सर्टिफाइड था, तो आपने 5 नंबर उनको दोनों को दे दी। इसके पास जो था उसका 0 था, तो इसलिए आपने इसको 0 असाइन किया। तो ये पॉसिबल पॉइंट्स हैं और ये आपने इवेल्युएट करके निकाले, ठीक है। तो ये जो आपने निकाला, तो इसकी बेसिस पे जिसके हाईएस्ट पॉइंट होंगे आप फिर, जैसे इस केस में सप्लायर 3 जो है उसको फिर आप ओके कर देंगे एंड ही विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योर प्रोजेक्ट। So this is how you can end up in selecting supplier जो कि आपके प्रोजेक्ट पे काम करेगा। और ये कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट की ये स्लाइड हम देख चुके हैं। अब इसको एनालिसिस देखते हैं कि RFI, RFP या RFQ इसमें डिफरेंस क्या है। अगर ये एक ही चीज़ है तो फिर नाम अलग अलग क्यों है, और अगर अलग है तो उसमें डिफरेंस क्या है। तो RFI is request for information, RFP is request for proposal and RFQ is request for quotation। तो रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जो है वो रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसमें रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन होता है। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में कोई प्रॉब्लम होता है उसको आप एनालाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। RFQ इज बेसिकली उसका जो ऑब्जेक्ट है वो है एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन। जब आपने जिस तरह मैंने एग्जांपल बताई थी कि रेतीली ज़मीन की पर यूनिट कॉस्ट इतनी है, तो पथरीली ज़मीन और फिर अगर ओवरहेड ब्रिज बनना है या अंडरग्राउंड जाना है,
रेलवे लाइन आ गई तो अंडरग्राउंड जाएंगे, ऊपर से आप केबल नहीं बिछा सकते। तो आपने ये सारी चीज़ें जो है वो RFQ में मेंशन होती हैं। तो ये ऑब्जेक्ट को सामने रखते हुए RFI या RFP या RFQ जो है वो अखबार में ऐड आती है। तो जहाँ जहाँ जिस तरह से होगा वो आप इसको देख के अंदाज़ा लगा लेंगे ये इसका ऑब्जेक्ट क्या है। सप्लायर्स मिक्स ऑफ क्वालिफाइड एंड नॉन क्वालिफाइड, इसमें क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड दोनों होते हैं, क्योंकि ये रिसर्च हो रही है। रिसर्च का जो आउटकम है वो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी नहीं पता है और उसको भी, जो काम कर रहा है उस रिसर्च पे, उसको भी नहीं पता है। तो इसलिए इसको आप मिक्स ऑफ बोथ रखते हैं। इसमें मिक्स ऑफ क्वालिफाइड एंड नॉन क्वालिफाइड, इसमें भी इसी तरह से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में भी। लेकिन RFQ में आपको क्वालिफाइड बंदा चाहिए जो कि एग्जैक्ट, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस पे काम करना होता है, तो इसमें आपको क्वालिफाइड होना जरूरी है। टर्म्स एंड कंडीशंस में कहता है कि नेगोशिएबल और नॉट एग्जिस्टिंग, ये प्योरली नेगोशिएबल है। यहाँ पर नॉन एग्जिस्टिंग इसलिए कि आपको पता ही नहीं है कि इसका आउटकम क्या होगा रिसर्च का। और RFQ में स्ट्रिक्ट बायर रिक्वायरमेंट, तो ये RFQ जो है वो, अगर बायर जो है वो डिसाइड करता है कि मुझे एग्जैक्टली क्या चीज़ चाहिए, इसी को फिर और फर्दर एलाबोरेट किया है। आई थिंक कि इसकी एक्सप्लेनेशन के बाद you will be able to understand it by yourself. जो इसमें जो यहाँ पर जितने भी आपको जो एब्रीविएशंस नज़र आ रहे हैं, RFP जो है वो रिक्वेस्ट फॉर टेंडर है। तो आई थिंक कि ये स्लाइड आप पढ़ लें, और अगर आपको फिर भी लगता है कि यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड, तो यू आर फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। अब मैं आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ग्रुप में ऐड हूँ, तो यू कैन जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज एंड आई विल आंसर योर क्वेरीज व्हाटसोएवर इज देयर। सो लेट इट बी। अगर फिर देखते हैं, अगर टाइम बचेगा एंड में तो हम इसको भी देख लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आपने क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लें। ड्राफ्टिंग एंड फाइनल प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस। अच्छा, इसमें तीन चीज़ें जो है वो तो लिंक की हुई हैं उसने कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और तीन चीज़ें जो है उसने उसको अलग रखी हैं। इसका रीज़न इसका ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके तीन मेन एरियाज होते हैं। एक उसका लीगल पार्ट होता है, एक उसका कमर्शियल पार्ट जिसमें पैसों के मामला डिस्कस होते हैं, और एक उसका टेक्निकल पार्ट होता है। तो ये जो आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट है वो इन तीन चीज़ों का मुरक्का होता है, समझ लें, या मलबूबा होता है। और ये चीज़ें जो चीज़ें हैं ये बेसिकली एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आप इन चीज़ों को एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं। तो वो क्या क्या कर रहे होते हैं? ये ड्राफ्टिंग एंड फाइनल प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस, providing an implementing document control system, and advising the existing commercial team, including contractors and subcontractors. So, ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में ये फंक्शंस हैं। इसके लिए आपको लीगल, कमर्शियल और टेक्निकल एस्पेक्ट्स का अगर पता हो तो यू आर इन पोजीशन टू गो थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट एंड देन यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट और अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, अगर आपको ये सारे आइडियाज होंगे तो। इसके बाद आखिरी जो इसका पार्ट बनता है वो है कॉन्ट्रैक्ट क्लोज आउट। कॉन्ट्रैक्ट क्लोज आउट इंक्लूड्स प्रोडक्ट वेरिफिकेशन टू डिटरमाइन इफ ऑल वर्क वाज कंप्लीटेड करेक्टली एंड satisfactorily, administrative activities to update records to reflect final results, and archiving information for future use. तो ये जो फ्यूचर यूज है बेसिकली वही लेसन्स लर्न डॉक्यूमेंट है। इसके लिए आपको पूरा ऑडिट करना होता है, और ये आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज आउट का जो प्रोसेस है वो ये होता है। इसके बाद 6 mistakes that mess up a project. अब यहाँ पर ये थोड़ी सी, अब ये बिल वी आर very much close to the end of this chapter, so we are just concluding. So not understanding the requirement, start the project without a plan, poor communication, lack of resources, skills and knowledge, fail to manage and control, and fail to learn from past. ये वो मेजर मिस्टेक्स हैं जो एज अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजर यू आर सपोज टू फोकस ऑन दीज mistakes very loud and very clear. Otherwise, you are bound to mess up at the end of the day. आइडियल लेसन्स लर्न साइकिल। लेसन्स लर्न बार बार हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो उसके बारे में बता रहा है कि जी डायरी इनपुट्स, आपने जो डायरी मेंटेन की उसकी इनपुट्स आप ले सकते हैं। पोस्टमार्टम, जो आपने ऑडिट किया है या जो आप बीच में भी
एडहॉक बेसिस पे भी आप चीज़ों को मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें नोट की होती हैं, या अगर मतलब बीच में कोई बड़ा मेजर इशू आ जाता है तो उस वक्त उसका आपको पोस्टमार्टम करना होता है। तो वो और ऑडिट आपका जो फाइनल है, वो भी आपकी सारी ये जो है ये सारी इनपुट्स बनती हैं। इंटरव्यूज, फिर एक्शन प्लान, इम्प्लीमेंट न्यू प्रोजेक्ट। अभी वही जो आपका लेसन लर्न डॉक्यूमेंट है वो न्यू प्रोजेक्ट में यूज होता है, एंड देन अगेन बिगिन लर्निंग। तो आप उस नए प्रोजेक्ट से फिर आप नई साइकिल शुरू करते हैं। तो दिस इज हाउ योर लेसन्स लर्न साइकिल इज कंप्लीटेड। तो आपने इंटरव्यूज का मतलब बेसिकली यही है कि जो आपकी टीम होती है उसके साथ आप मीटिंग करते हैं वन ऑन वन, एंड उससे आप उसके प्रॉब्लम्स और जो आपको हिकअप्स आते हैं उसको डिस्कस करते हैं। उसके बेसिस पे आप नया नए प्रोजेक्ट के लिए एक्शन प्लान करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द न्यू प्रोजेक्ट अगेन। सो ये माइंड मैप आपने अक्सर एक टर्म सुनी होगी, तो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड आइडिया। बेसिकली ये जो है किसी भी हवाले से, अगर आपका जैसे एफ वाई पी भी है अगर, तो उसके लिए भी आइडियल ये है कि आप अगर आपने अगर काम शुरू कर दिया तो वेल एंड गुड, नहीं किया है, इवन कर भी दिया है, तो स्टिल यू कैन मेक योर माइंड मैप। तो माइंड मैप में आप ये बेसिकली एक ग्राउंड प्रोवाइड करता है फॉर ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन। तो आपका जो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होता है वही उसको जब आप उसको टेंजिबलाइज करते हैं तो वो आपका माइंड मैप बनता है। बिकॉज यहाँ पर आपको एक नहीं बल्कि बहुत सारी जगहों से इनपुट आ रही होती है। उस इनपुट की बेसिस पे आप मुख्तलिफ एरियाज को आइडेंटिफाई करके उसके मेजर एरिया, ये जो मेन आर्टरीज जो इसमें से निकल रही हैं, दीज आर ऑल मेजर एरियाज, और उसमें से फिर सब आर्टरीज और फिर उसकी सब आर्टरीज निकल रही हैं। तो आप उससे क्या होता है कि आपको एक पूरा एक वन गो में जो पूरा प्रोजेक्ट की जो बिग पिक्चर है वो नज़र आती है। तो अगर आपका एफ आई पी अगर आप इस तरह से ड्रॉ करते हैं और उसमें कोशिश करें इसी तरह की छोटी छोटी पिक्चर्स और इस तरह की जो जो कार्टून्स वगैरह हैं, दे आर वेरी मच अवेलेबल ऑन इंटरनेट। तो उसको अगर आप बना के, इवन इफ यू इंक्लूड दिस इन योर एफआईपी, तो ट्रस्ट मी आई एम टेलिंग यू, it will have a very very good impact on your external evaluator who is coming to monitor your final year project. So this is और इसको मतलब इसमें हमने मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अगर मैं इसको बहुत ही तेजी से अगर गो थ्रू करूँ, आई थिंक कि एक्सेप्ट फॉर स्टेक होल्डर भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया है ऑलरेडी, लेकिन वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन डिटेल जस्ट नाउ, एंड rest of the things we have already discussed in this whole thing. So this is a very good mind map for initiating any project, or even if for your FIP you can make use of it। और इसका तरीका ये है कि आप इस पिक्चर को लें, इसको आप पेंट में खोल के इसको आप ये जो सारी इसकी चीज़ें ये जो लिखा हुआ है इसको डिलीट कर दें, और आप अपना जो है उसको फिर उस पिक्चर को आप दोबारा पावर पॉइंट पे लेकर आए, और वहाँ पर यू कैन स्टार्ट एडिंग दीज पिक्चर्स एंड ऑल दिस, एंड इट विल गिव यू वेरी good idea as to how to move in with your FYP. Now we move on to the last topic of our discussion, um, stakeholder management। तो इसको आप देखें तो इसने इसको छतरी से शुरू किया है। तो छतरी से बेसिकली मुराद यही है कि यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द रेनी डेज। सो और इसको स्टेक होल्डर मैनेजमेंट इसीलिए कहा है कि बिकॉज स्टेक होल्डर्स जो हैं वो दे प्ले अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल इन योर एंटायर प्रोजेक्ट। तो आपने इसको अगर आइडेंटिफाई सही नहीं किया होगा तो यू आर गोइंग टू एंड अप इन अ मेस। So stakeholder identification, stakeholder analysis, stakeholder communication, and stakeholder engagement. So this is again PMI जो PM BOK गाइड जो है वो आपको ये 4 एरियाज बताती है जिसके ऊपर आपने काम करना होता है। प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स, ये उसका एक तरह से समझ लें वेन डायग्राम है। तो आप देखें प्रोजेक्ट मैनेजर बीच में है, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर जो है वो आपको सिर्फ फंडिंग प्रोवाइड करता है या इनिशियल इनपुट देता है फॉर योर प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन। आपकी जो टीम है वो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है और ये एक बहुत बड़ा चंक होती है। और प्रोजेक्ट टीम, अब एक है मैनेजमेंट टीम और एक है टीम। तो जो आपका स्वीपर और प्यून है वो आपके प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स हैं, जो क्लरिकल स्टाफ है। तो दे आर
part of the project but outside the project, लेकिन they are very much inside the project. So you see, as इसी तरह suppliers, vendors, performing organization and customers, they are also outside the organization, although they are linked with the project but not directly, they are indirectly linked. तो जो डायरेक्टली लिंक्ड है वो प्राइमरी स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं, जो इनडायरेक्टली लिंक्ड है वो सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। तो प्राइमरी स्टेक होल्डर चूंकि आपकी अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम है तो उसको तो आप ज़्यादा टाइट कर सकते हैं, लेकिन जो आपके सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके साथ आपको यू आर सपोज टू हैंडल विद केयर वाली सिचुएशन होती है. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट वट एवर things you are doing, you must do it very efficiently and effectively. This is again a sample picture of possible number of स्टेक होल्डर्स. अगर आपको इनिशियली जब आपको स्टेक होल्डर बताया गया था तो आपको ये लग रहा था कि कितने 4 5 6 लोग होंगे, बट आप यहाँ पर इसको देखें, ये बेसिकली किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के हवाले से ये है, और आप इसमें देखेंगे how many people are directly or indirectly linked with the project and project management team. So in a way, you go through it and you will get to know that how they are involved and how they are supposed to be interacting with various areas of. अब ये देखें आपकी यहाँ पर ये आपने अपने प्रोजेक्ट में तो एक कंसल्टिंग इंजीनियर को हायर किया, लेकिन उस कंसल्टिंग इंजीनियर के लिंक्स इतने सारे लोग, तो ये सारे आपके सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स बन गए, क्योंकि इनका जो इम्पैक्ट है वो आपके ऊपर नहीं आएगा, आपके ऊपर आएगा लेकिन इसके थ्रू आएगा. सो इसी तरह से यहाँ पर कॉर्पोरेट एंटरप्राइज है तो उसके ये स्टेक होल्डर्स हैं, तो इनका जो इम्पैक्ट है वो इसके ऊपर आएगा और अल्टीमेटली ये इम्पैक्ट आपके प्रोजेक्ट पर आएगा. सो दिस इज, जब आप इस पिक्चर को इस तरह से एनालाइज करेंगे तो यू विल बी एबल टू हैव अ वेरी थॉरो अंडरस्टैंडिंग while executing your own project, who are direct project stakeholders and who are indirect project stakeholders. तो अगर वो डायरेक्ट हैं तो दे आर प्राइमरी स्टेक होल्डर्स, एंड अगर वो इनडायरेक्टली हैं तो दे आर सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स. यहाँ पर हमने डिस्कस किया है जी इसकी पावर्स को और उसकी लेजिटिमेसी और अर्जेंसी. तो अगर आप इसको देखें तो आपको नजर आएगा कि सबसे पहले इसने कहा है कि डोरमेंट स्टेक होल्डर्स. तो जो अगर आपको याद हो तो रिस्क मैनेजमेंट में मैं आपसे बात कर रहा था तो मैंने उसमें बताया था कि जो नॉर्मली जो रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं वो दे आर नॉर्मली डोरमेंट स्टेक होल्डर्स. वो डोरमेंट इसीलिए रहते हैं कि वो कहते हैं कि एक दफ़ा गलत काम हो जाए फिर हम जाके छापा मारेंगे और फिर हम अपना जो रेट है उसको बढ़ाएंगे. सो एंड दे हैव अनमैच्ड पावर, क्योंकि उनके पास जो पावर है उसका आप तस्वुर भी नहीं कर सकते. इसीलिए वो इस पावर को अगर सही इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो वो एथिकल हो जाते हैं, और वही अगर इस पावर को गलत इस्तेमाल करें तो वो अनएथिकल बिहेवियर है. और पीएमआई ने इसीलिए जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कॉन्टेक्स्ट था उसको इसीलिए पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रखा है. सो यू सी हाउ दिस इज लिंक्ड विद द ओवरऑल स्टैंडिंग. इसके बाद आप देखें यहाँ पर जी लेजिटिमेसी. तो लेजिटिमेसी में डिस्क्रिशनरी स्टेक होल्डर. डिस्क्रिशनरी स्टेक होल्डर जो है वो नॉर्मली अगर हम एग्जांपल लें तो आपका जो कस्टमर है उसके पास डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी है, बिकॉज ही इज अल्टीमेटली गोइंग टू पे यू द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. So he has got the discretion of making changes in the project as and when. And after all, he's also linked with you through the contract. तो आपने चूंकि उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट का साइन किया हुआ है तो he has got the legitimacy to intervene in the project. So discretionary stakeholder जो है वो आपका कस्टमर बनता है. फिर अर्जेंसी में ये कहता है कि डिमांडिंग स्टेक होल्डर. तो ये डिमांडिंग भी जो है वो बेसिकली आपका जो कस्टमर है वो भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पर किसी हद तक जो आपकी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो टीम है दे कैन ऑल्सो बी डिमांडिंग, कि उसको अगर उसका प्रोजेक्ट का टाइम आ गया है और मटेरियल जो है वो प्रोक्योर नहीं हुआ बाय दैट टाइम तो ही कैन बी डिमांडिंग. तो वो और अब वो जो डिमांडिंग है वो उसकी बेसिकली अर्जेंसी है जिसने उसको बाउंड किया है टू कम अप विद द डिमांड. इसी तरह से फिर जो आपकी जो टॉप मैनेजमेंट है दे आर ऑल्सो
they can also come up with an urgency, and they can also be demanding in your project. नॉन स्टेक होल्डर्स को उसने बिल्कुल आउटसाइड द प्रोजेक्ट रखा है, तो इसका मतलब ये कि दे आर देयर बट यू डैम केयर अबाउट देम, बिकॉज दे हैव नो से इन योर प्रोजेक्ट. इसके बाद अब आप देखेंगे कि जी अब इसमें जो जो एरियाज जो ओवरलैप हो रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ वेन डायग्राम, सो जो ओवरलैपिंग है तो उसमें यहाँ पर उसने बताया कि डॉर्मेंट और डिस्क्रिशनरी, तो ये चूंकि दोनों में ओवरलैप हो रहे हैं, तो ये जब ओवरलैप होंगे तो दे विल बिकम डोमिनेंट स्टेक होल्डर्स. इसी तरह से जो अर्जेंसी और पावर वाले जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको जब आप इस वेन डायग्राम में अगर आप जब रखेंगे तो दे विल बिकम डेंजरस स्टेक होल्डर्स. इसी तरह से आपका जो डिस्क्रिशनरी एंड डिमांडिंग, तो ये जो स्टेक होल्डर्स का जो ग्रुप बनेगा, दे विल डिपेंडेंट स्टेक होल्डर्स, बिकॉज इसकी जो डिमांड है और इसकी जो डिमांड है वो डिपेंडेंट होगी. ये कोई चीज़ डिमांड करेगा तो वो डिपेंडिंग होगी इसके ऊपर, और ये जो डिमांड करेगा तो वो बेसिकली आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा कि बिकॉज आप उसको प्रोक्योर करके देंगे मटेरियल, बिकॉज एज ए गुड प्रोजेक्ट मैनेजर इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. और चूंकि ये सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं they are very much subset of this Venn diagram, so they are definitive stakeholders. तो इसमें जो नॉन स्टेक होल्डर है, अब यहाँ से इसको आप लिंक करें तो ये आउटसाइड द प्रोजेक्ट हो जाते हैं इस तरह से. सो आई होप कि you guys have a very thorough understanding of the power, legitimacy, and urgency of a project stakeholder, and why it is important for you to have a stakeholder analysis done in the initial phase of the at the planning phase, and how you can get them engaged in your project throughout execution of the project, so that at the end of the day they don't come up with their demands or undue demands which can delay your project, and that delay will ultimately cause increase in the cost of the project. आपके जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में आपको अक्सर न्यूज़ में भी सुनते होंगे कि जी प्रोजेक्ट की जब ये प्लान किया था तो इसकी कॉस्ट इतने अरब रुपए थी, और अब वही जो प्रोजेक्ट है जब वो एग्जीक्यूट हो गया, कंप्लीट हुआ, तो वो 6 अरब रुपए बढ़ गई उसकी कॉस्ट. तो हम ये समझते हैं कि पता नहीं क्या क़यामत आ गई. एक्सप्लेन फायर डेफिनेटिव स्टेक होल्डर अगेन प्लीज, एंड डेंजरस कैसे हुआ कंबाइन, डेंजरस कैसे हुआ, कंबाइन हुआ क्या? ओके, आपने ये पूछा कि जी डेंजरस कैसे हुआ. तो डेंजरस जैसे मैंने बताया ना कि डेंजरस इस तरह से हुआ कि वो सोता रहेगा, वो चीज़ों के बिगड़ने का इंतज़ार करेगा. क्यों? इसलिए कि वो अपनी रेट बढ़ाना चाह रहा है, क्योंकि उसके पास पावर भी है. ये जो डेंजरस का वर्ड यूज हुआ है, ये अच्छा, अब ये अनएथिकल चीज़ें सिर्फ हमारे इन्वायरमेंट में नहीं होती. जो बहुत ही एथिकल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैं, वहाँ पर भी, जैसे इस वक्त अगर हम प्योरली एथिकल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें न्यूजीलैंड सबसे टॉप पे नजर आएगा. लेकिन जब आप उसको थोड़ा सा डीपली जरा देखेंगे तो वहां पर भी 3% करप्शन है. इतना इतना प्योर होने के बावजूद वहां पर भी, क्योंकि ये जो करप्शन है, इस करप्शन को आप कंप्लीटली वाइप आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिविजुअल्स की जो अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बहुत सी जगहों पे वो उनको मजबूर करती है करप्शन के ऊपर. ऑल्दो दे आर लिविंग इन अ प्योरली corruption free environment, still they do corruption at some level. So चूंकि अब इनके पास पावर है तो इस वजह से ये डेंजरस हो जाते हैं. और ये डिमांडिंग वाला जो है वो क्यों डेंजरस हो जाता है? वो इसलिए डेंजरस हो जाता है कि अगर उसको आपने जो मटेरियल उसने मांगा, अगर उसको उस टाइम पे नहीं मिला तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो डिले होगा. प्रोजेक्ट डिले होगा तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी. सो यू सी कि जो आपका ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स आपने शुरू में पढ़ा था, वो किस तरह से इन सब चीज़ों को हैम्पर करता है. तो दूसरा आपने कहा कि डेफिनेटिव स्टेक होल्डर. तो डेफिनेटिव स्टेक होल्डर का मतलब ये है कि ये ऑल दीज स्टेक होल्डर्स, दे आर डेफिनेटली पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. और चूंकि ये पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है तो ये दे आर स्टेक होल्डर्स. भले से वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, बट दे आर वेरी मच पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोजेक्ट.
So they are, I hope I have clarified your concerns, and if still if you are unable to understand, please you can raise the question. इसके बाद अब हम चलते हैं इसकी अगली स्लाइड में। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि जी बिफोर प्रोजेक्ट जो है वो कस्टमर भाग रहा है और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उसके पीछे जा रहा है कि जी किसी तरह से कस्टमर को घेर ले, और आफ्टर द प्रोजेक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्टर भाग रहा होता है और कस्टमर उसका पीछे कर रहा होता है। तो दिस वाज जस्ट टू see an underlip smile on your faces, although I'm unable to see that smile on your face, but it is for that purpose. There is nothing, but this is a reality as well. Now level of influence of stakeholders. तो जब आप प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो ये प्रोजेक्ट टाइम है और ये डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस है, तो ये लो से हाई जा रही है और प्रोजेक्ट टाइम जो है वो यहाँ से इनिशिएट से होके और फिर आगे जा रहा है। तो अब आप इसमें देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें जो हैं, ग्राफ किस तरह चलता है कि कॉस्ट ऑफ चेंजेस, इस वक्त अगर आप कोई चेंजेस लेकर आते हैं प्रोजेक्ट के अंदर तो आपको जो कॉस्ट पड़ेगी वो बहुत कम पड़ेगी, लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट बढ़ता चला जाएगा तो अब अगर इस स्टेज पे आके अगर आप कोई चेंज लाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो ऑलरेडी बन चुकी होंगी, तो इसमें आपकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ चेंज है वो इंक्रीज होती है विद प्रोजेक्ट टाइम, तो इसका जो डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस है वो भी बढ़ जाएगा। और स्टेक होल्डर का इन्फ्लुएंस जो है वो शुरू में हाई होता है, लेकिन जब आप बनना शुरू हो जाता है उसके बाद जब आप उससे कहते हैं कि जी ये चेंज करो, अगर वो कस्टमर आके कहता है कि जी ये चेंजेस लानी है, तो अब आप उसको जब आप बताएंगे कि जी मैं कर तो दूंगा लेकिन कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी, तो उसके ताज़े वैसे ही ठंडे पड़ जाएंगे। तो दिस इज हाउ, इसी तरह से रिस्क और अनसर्टेनिटी जो है, आपकी अनसर्टेनिटी अगर आपने इस स्टेज तक बहुत सारी जो अनसर्टेनिटीज हैं, चूंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कम इसलिए होना शुरू हो जाती हैं क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कंप्लीट कर ली। तो अब आपका वो जो इनटेंजिबल जो आपके माइंड में था अब वो टेंजिबलाइज हो चुका है। जब वो टेंजिबलाइज हो चुका है तो एवरीथिंग इज in front of you. So now you are not uncertain about quite a few things. जो कि शुरू में जब आप चल रहे थे तो अनसर्टन थे, तो वो अनसर्टनिटी जो थी वो बेसिकली आपका प्रोग्रेसिव एलाबोरेशन से वाइप आउट होती चली गई। So you see how I am making use of those technical terms which I have been using since day one. So when you are working on projects, so you have to make sure that you make maximum use of the technical terms. अब ये स्लाइड भी जो है वो इसका बेसिकली पर्पस जो था वो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि इस स्टेज पे सबके चेहरे उतरे हुए हैं, एंड जब आप प्रोजेक्ट को एक्सिक्यूट कर लेते हैं, when you reach to this level तो everyone is having a smiling face and customer is satisfied। तो अगर आपने उसका काम सही किया हुआ है तो वो यहाँ पर होगा, और अगर सेटिस्फेक्शन नहीं होगी तो उसका लेवल यहाँ कहीं नजर आ रहा होगा। सो ऑल दीज स्टेक होल्डर्स आर देयर आर वेरी मच पार्ट पार्सल ऑफ द प्रोजेक्ट। इसमें तो इवन इस स्टेज पर तो इवन आपके चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ रही होंगी, पता नहीं क्या होगा। बट एज यू कीप ऑन मूविंग, सो एट द एंड ऑफ द डे यू शुड एंड अप इन अ स्माइलिंग फेस। तो अगर आप प्लानिंग और एक्सिक्यूशन सब टाइमली और सब सही हुआ होगा तो यू विल डेफिनेटली एंड अप इन अ वेरी गुड शेप। So this is it. This is me who is now done with this whole process, and now it's your turn to start working on your FYP and whatever project or anything whichever you are coming up with. And I wish you all the best in your upcoming days with your FYP, in your life ahead. And we are almost 30 minutes in this session as well. And this is my email ID. You can get in touch with me through your WhatsApp पे मेरा नंबर भी आपको मिल जाएगा, तो यू कैन ऐड मी। अगर ग्रुप बंद भी हो जाता है, ख़त्म भी हो जाता है, तो स्टिल आई विल बी एट योर डिस्पोजल। Whatever thing is coming up, whatever questions are popping up during any stage in your FYP or at any stage in your practical life, even you are more than just welcome to contact me. And I normally email का भी जवाब मैं normally immediately देने का आती हूँ, because
आई हैव बीन आउटसाइड पाकिस्तान, और वहाँ पर मैंने यही देखा है कि पीपल डू रिस्पॉन्ड ईमेल्स एज वेल। यहाँ पर नॉर्मली ईमेल को जवाब देना ज़रा मायूस से समझा जाता है। Before I still formally finish, still I have I'm very much open. 10 मिनट है, तो अगर आप चाहें तो आई कैन एक्सप्लेन यू। ये वाली मैंने स्लाइड स्किप की थी, ये वाली तो मैं थोड़ा सा आपको बता ही देता हूँ वेरी क्विकली सो दैट। अच्छा, ये जो पूरी प्रेजेंटेशन है मैं आपको व्हाट्सएप पे अपलोड कर दूंगा, और यू कैन डाउनलोड इट, तो यू कैन हैव इट एज एंड व्हेन आप इसको यूज़ करें फॉर योर ओन sake and in the days to come as well. So RFI, request for information, purchaser does not have sufficient information to write a detailed request. Purchaser is not necessarily committed to buying, likely to involve a further request before a final decision. तो ये कंपैरिजन दे रहा है इन सारे पैरामीटर्स का। Similar to RFI, request for information often used as a screening or shortlisting tool. Purchaser is not necessarily committed to buying. इसीलिए इसको रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन या रिक्वेस्ट ऑफ फॉर इंफॉर्मेशन या एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी जिसको बोलते हैं। तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मतलब आप उससे कहते हैं कि जी आप इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो वो अपनी जब सबमिट कर देता है तो इसमें आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है, एज अ परचेजर आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि आप उससे वो प्रोजेक्ट बनवाएं। लाइकली टू इन्वॉल्व अ फर्दर रिक्वेस्ट बिफोर फाइनल डिसीजन। ठीक है, तो ये दोनों मोर लेस सेम चीज़ें हैं। ये ROI जो है इसने बता दिया है, रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, इसके बाद ये है RFP एंड RFO, रिक्वेस्ट फॉर ऑफर, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। परचेजर सीक्स सोल्यूशन बेस्ड सॉल्यूशन टू मीट देयर नीड्स, और पॉसिबली नो क्लियर स्पेसिफिकेशन, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी देन RFT। RFT जो है वो बेसिकली आपका टेंडर है, जो कि वहाँ पर आपने देखा था। परचेजर हैज क्लियरली डिफाइंड क्राइटेरिया और स्पेसिफिकेशन जज्ड ऑन बोथ प्राइस एंड क्वालिटेटिव फैक्टर्स, एंड परचेजर इज कमिटेड टू बाइंग। तो इसीलिए उसने टेंडर भी दिया है, क्योंकि टेंडर का जो पूरा प्रोसेस है वो 3 महीने का टाइम पीरियड लेता है, जिसमें कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है। आपका जो टेंडर नोटिस है, जो कि आपको एक क्वार्टर पेज आपने देखा है, एडवर्टीजमेंट में भी देखेंगे, क्वार्टर पेज जो कवर कर रहा होता है, तो उसकी जो कॉस्ट है वो लाखों रुपए में होती है। ऐसा नहीं है कि वो जस्ट 5,000 या 10,000 में हो कि जिसको आपने दे दिया और उसके बाद आप चुप करके बैठ गए। तो उसकी कॉस्ट भी होती है, तो आपने वो कवर करनी होती है। तो इस वजह से आपको इसमें सीरियसनेस आपकी नज़र आएगी, यहाँ पर आपको सीरियसनेस नज़र नहीं आएगी। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, परचेजर हैज क्लियरली डिफाइंड क्राइटेरिया और स्पेसिफिकेशन judged primarily or solely on price, purchaser is committed to buying। तो यहाँ पर आप बिल्कुल क्लियर होते हैं, क्योंकि आप एक एक चीज़ जो है आपने उसकी स्पेसिफिकेशंस मेंशन की होती है उसकी, और उसके अगेंस्ट आप कोटेशन मंगवा रहे होते हैं। सो यू आर लाउड एंड क्लियर बिफोर योर कस्टमर, सो दैट्स व्हाई इट इज़ मोर इफेक्टिव। तो अगर आप बायर साइड से हैं तो आप यहाँ पर पहुँचने से पहले यहाँ से लेके चलें, और अगर आप सेलर साइड पे हैं तो आप इसको इतना वेटेज ना दें, लेकिन यहाँ पर जब आप पहुँच जाएं तो यू मस्ट गिव ड्यू वेटेज टू योर कस्टमर। स्टिल आई होप कि आप बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा अगर देखूँ कहीं पर लिखा हुआ मुझे नज़र आ जाए, ये अर्नेस्ट मनी, इसमें मैं नॉर्मली आपकी जो टेंडर नोटिस अगर आप जब देखेंगे तो उसमें आपको नज़र आएगा, उसमें बिल्कुल क्लियरली मेंशन होता है। नॉर्मली अर्नेस्ट मनी जो है वो 2 से 5% तक होती है। तो जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें अर्नेस्ट मनी ज़्यादा रखी जाती है, सॉरी कम रखी जाती है, क्योंकि उसमें जो इनिशियल कॉस्ट इन्वॉल्व होती है वो जो परचेजर होता है या सेलर जो होता है वो इन्वेस्ट कर रहा होता है। तो बड़े प्रोजेक्ट्स में 2% रखी जाती है, क्योंकि अगर सपोज करें 1 अरब का प्रोजेक्ट है तो उसकी 2% अमाउंट जो है वो भी 2 करोड़ रुपए आ जाएगी। तो इस वजह से उसको कम रखा जाता है, और 5% जो है वो छोटे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, तो उसमें ताकि जो आपका जो जो सेलर है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो भाग ना जाए,
तो ये उसके लिए रखा जाता है। तो जब बिडर्स जो होते हैं उनको सबको बाइंड किया जाता है कि जी वो अर्नेस्ट मनी सबमिट करेंगे विद द टेंडर डॉक्यूमेंट। लेकिन जब वो टेंडर खुल जाता है किसी एक कंपनी के नाम पे, जो जो जिनको टेंडर नहीं खुलता जिनके नाम पे, तो उनको ये अर्नेस्ट मनी जो है वो वापस कर दी जाती है। और ये फिर अल्टीमेटली जो अमाउंट बायर के पास रह जाती है जो सक्सेसफुल बिडर के अगेंस्ट, तो वो जो अमाउंट है वो एज अ श्योरिटी बॉन्ड या एक परफॉर्मेंस गारंटी के तौर पे जो बायर है वो अपने पास रखता है। और जब उसके सारे ड्यूज वगैरह हर चीज़ जब सेटल हो जाती है और उसके बाद भी अगर अर्नेस्ट मनी में से कोई पैसे अमाउंट बचेगा, तो फिर वो पैसा जो है वो बायर सेलर को वापस कर देगा। अच्छा, वहां पर एक जो मैं आपसे कह रहा था कि किसी स्पेसिफिक टर्म होती है, इस जगह पर मैंने आपसे कहा था, अगर आपको याद हो, ये वाली सी क्लैरिफाई एंड क्लोज ऑफर्स। तो इसके लिए जो पीएमआई की जो टर्म यूज होती है वो कहलाती है बिडर्स कॉन्फ्रेंस। वो बिडर्स कॉन्फ्रेंस कहलाती है, जिसमें उसको तमाम बिडर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया होता है टेंडर डॉक्यूमेंटेशन में या टेंडर फाइल करने में, उन सबको इनवाइट करते हैं और उसकी स्पेसिफिकेशंस और हर चीज़ को जो है वो जो बायर है वो क्लैरिफाई करता है टू ऑल द सेलर्स, क्योंकि सेलर्स बहुत सारे आते हैं। उसमें से फिर जब वो सेलेक्ट हो जाता है तो फिर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस वगैरह और जो सारे प्रोसेसेस होते हैं। So now we are almost done. I have tried my best to give you maximum understanding, maximum information. Still, I would say that from the PMP certification point of view, all this information which I have provided you will play like 25 to 30% of the entire document. PMBOK guide का पूरा document हम इतनी छोटे ड्यूरेशन में कवर नहीं कर सकते थे, बट स्टिल इट इज़ 25 to 30% जो है वो आपकी इससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जानी चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये इतने रिक्वायरमेंट ज़रूर फुलफिल कर रहा है कि इमीडिएटली आफ्टर योर फाइनल ईयर एग्जामिनेशन एंड ड्यूरिंग योर जॉब सर्च, if you apply for any project related organization, to you can easily qualify the initial interview and get hired. This I can guarantee you, because at this stage they are also not expecting from you that you are going to have a very thorough understanding of the entire project management process, but still they are in a very you will be in a very good shape, and you are in a very good shape that you will be able to meet their requirements, their initial requirements। जो आपका employer है उसकी जो initial requirements हैं वो इससे completely fulfill हो रही हैं। So I hope कि I have made my points clear to you, and still we have 2 more minutes to go. So if you have any questions, please feel free to come up with your questions. Otherwise, I'm almost done. And let me thank you all once again for being with me, for giving me, at least by your नेम से जो आपकी प्रेजेंस यहाँ पर नजर आ रही थी, वही मेरे लिए मोटिवेशन थी कि समवन इज लिसनिंग टू मी। So that give me an understanding that I'm not talking to the wall. Thank you for being a very good participant all through this entire process, and thank you very much. And very soon ये वैसे तो सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं यूट्यूब पे, और यूट्यूब का चैनल भी मैंने आपसे शेयर कर लिया है, बट ये जो पूरी प्रेजेंटेशन है वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं आपको शेयर कर दूंगा। Thank you again, Rima. Thank you for giving me your input. And that's it from my side. Inshallah, zindagi kabhi rahi to we will meet sometime face to face as well. And this is it. Thank you. Allah Hafiz.